नमस्कार, जय सिया राम। आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन की बात करेंगे व्हिच इज़ मून एंड केतु। और ये कंजंक्शन ज़रूरी क्यों है? कंसिडर करना चाहिए, थोड़ा सीरियस टाइप का कंजंक्शन है क्योंकि इसको एक युक्ति है। ग्रहण योग इसको बोलते हैं लोग, लेकिन कोई भी योग जब तक रिपीटेडली आपके D1 में है, D9 में है, D10 में है, स्ट्रांगली रिपीट नहीं हो रहा है या जैसे यहाँ मून केतु का कुछ संबंध है, कुछ कनेक्शन है। फिर वही D9 में किसी तरीके से हो जाए कि मून की राशि में केतु आ जाए या सामने आ जाए या फिर नक्षत्र में हो या किसी और तरीके से कंजंक्शन में हो। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि D1 में भी रिपीट हो, फिर D9 में हो, D10 में हो, तो ये स्ट्रांग हो जाता है फिर। D1 हमें एक ओवरऑल व्यू दे देता है और D1 अगर आप D1 ही समझने बैठ जाएँगे, तो उसके लिए ही जीवन निकाला जा सकता है। फिर लोग मुझसे पूछते भी हैं कि क्या हम ये कंजंक्शन D9 में देख सकते हैं क्या? तो D9 को आप अलग से नहीं देख सकते हैं। D9 हमेशा D1 के साथ देखा जाता है। ये डिविजनल चार्ट है, D9, D10 ये सब कुछ। बिना D1 से ये सब नहीं आएँगे, तो इनको साथ में देखा जाता है। दूसरा, मून केतु कंजंक्शन में है, कंजंक्शन मतलब 159, 212, 311 ऐसे, या उसकी राशि में है। राशि से मतलब कंजंक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो अफ़ेक्ट करेगा फिर आपकी अगर मून की राशि में केतु बैठा है तो। और फिर अगर यहाँ पे सन बीच में आ गया है, सन के साथ भी कोई कनेक्शन बन गया है, तो ये और स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ये ग्रहण योग हो गया। अभी तक युक्ति थी बस एक, कंजंक्शन था बस एक। अब फिर एक योग बन गया अगर सन का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें आ जाता है, क्योंकि राहु केतु एक्सेस तो होगी ही। अब उसमें सन भी अगर किसी तरीके से इन्वॉल्व हो गया है, तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया है। फिर यही आपका D9 और D10 में भी रिपीट होना चाहिए। तब इसको आगे देखिए। ज़रूरी क्यों है समझना? मून है कारक चंचलता का, मन का। मन चंचल है, वो इमोशन जो फीलिंग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज आप सोच रहे हैं कि आज मुझे ब्लैक कलर की गाड़ी लेनी है और फिर कल आपने रोड पे देखा कि मेटालिक ज़्यादा अच्छी लगती है। आपका स्विच हो गया। फिर आपको आज 5 कमरों का घर चाहिए, कल शायद आपको 10 कमरों का चाहिए। फिर आज आपको शायद जापान जाना है घूमने, कल आप सोचेंगे कि नहीं मैं तो न्यूज़ीलैंड जाऊँगा। वो शिफ्ट हो रहा है, एक जगह आप रुक नहीं रहे, एक बात पे नहीं टिक रहे। ये तो सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल है। सीरियस लाइफ़ में भी आप आज एक पार्टनर के साथ हैं, आपको फिर कोई और पार्टनर भी पसंद आ रहा है, आपको किसी का ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता है, किसी की बातें करने का तरीका अच्छा लगता है, अपना पार्टनर ही अच्छा नहीं लग रहा, बाकी सब दुनिया अच्छी लग रही है। और आप समझिए कि मून BNN में एक ऐसा प्लैनेट है जिसको चीटिंग, फ्रॉड और सडन चेंजेस, स्कैम और वो जो ब्लेम आ जाता है, उसका कारक भी बताते हैं। तो ऐसे भी मून एक थोड़ा भी अफ़्लिक्टेड होने पर प्रॉब्लम दे देता है। अगर अफ़्लिक्शन में नहीं भी है, तो भी आपके इमोशंस तो हमेशा चंचल है ना, चेंज हो रहे हैं, फॉरएवर चेंजिंग है, वो वैसे भी कांस्टेंट नहीं है। फिर उसी में अगर अफ़्लिक्शन में है मून किसी भी तरीके से, किसी भी ऐसे प्लैनेट से, तो और प्रॉब्लम आ गई। इसलिए रेमेडीज़ आप चाहे जो भी करें, मैं एक अपनी साइड से बताती हूँ कि आप किसी भी प्लैनेट की रेमेडी करें, मून की रेमेडी हमेशा करें। और अगर आपको कभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या रेमेडीज़ की जाएँ दूसरे प्लैनेट की, आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट नहीं कर रहे हैं या नॉर्मल लाइफ़ में सब अच्छा भी चल रहा है, आपको ज़रूरत भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है अगर आपको ना ज़रूरत पड़े कभी, तो भी आप मून की रेमेडीज़ हमेशा करते रहें। वो फिर मैं किसी एक वीडियो में डिटेल में बताऊँगी कि मून की रेमेडीज़ के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। उसको लाइफ में एक हैबिट बना लें, क्योंकि आपकी इमोशंस, फीलिंग्स, मन अगर आपकी भावनाएँ कंट्रोल में रहेंगी, तो आप डेली की जो डिसीज़न्स हैं, वो आप बहुत ही समझदारी से ले पाएँगे। आप उन पे टिके रहेंगे। अगर आज आपने सोचा है कि मैं इस टॉपिक पे काम करूँगा, तो आप अगर थोड़े दिन मेहनत करने के बाद बदल जाता है आपका मन, तो वो प्रॉब्लमैटिक है। आपका टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज़ सब वेस्ट हो रहे हैं और फिर ऐसे कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, अगर आप हमेशा चेंज करते रह रहे हैं तो। तो इसलिए मून को लाइफ टाइम उसकी रेमेडीज़ लाइफ टाइम की जानी चाहिए। फिर क्योंकि इंस्टेबिलिटी दे रहा है, चेंजेस देता है, ट्रैवल कराता है, आपके फूड का कारक मून आ जाता है, आपकी माता का, आपके इमोशंस का, ये सब भावनाएँ जितनी हैं हमारी सब मून में आ जाती हैं। पानी रिसोर्स उसमें लम अगर आप ऐसे ट्रैवल करते हैं जहाँ पानी इन्वॉल्व है, तो फिर मून का कारक तत्व आ गया। लिक्विड कैश जो हमारा है वो मून में आ जाता है। इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी मून में आ गया। रुक नहीं रहा है कुछ भी, चंचल है। दैट इज़ मून ऑल्सो।
तो अब जब वो सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, और अगर आप देखेंगे तो कालपुरुष चार्ट में 4th हाउस का जो लॉर्ड है, वो भी चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? वो घर किस चीज़ का है? आपकी सुख शांति का, हैप्पीनेस का। जितने काम आपने किया, चाहे आपका प्रोफ़ेशन हुआ, चाहे आपकी खुद की बॉडी है, आपका खाना है, आपकी विशेज़ फुलफ़िल हो रही हैं 11th हाउस से, डिज़ायर फुलफ़िल हो रही हैं। 7th हाउस में आपकी मैरिज अच्छी है, आपके इन-लॉज़ अच्छे हैं, सब कुछ वो सारा भोगना जो है, वो जो खुशी है, भोगने के बाद जो खुशी आएगी, वो 4th हाउस में आएगी। हैप्पीनेस, इंटरनल सुख। कभी-कभी लोगों के पास सब कुछ है और वो उसको एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, या वो रहते हैं, अच्छी गाड़ी में रहते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, हेल्थ अच्छी है, सब कुछ, लेकिन वो खुश नहीं है अंदर से। वो 4th हाउस मून, तो वो जो खुशी है, हैप्पीनेस, संतुष्टि, उसके लिए भी इनडायरेक्टली जो कारक बताया गया, वो मून बताया गया। उसका लॉर्ड आपका 4th हाउस का मून हुआ। तो इसलिए जब एक तो सेंसिटिव प्लैनेट है मून, ऊपर से अफ्लिक्शन में भी जल्दी आता है। फिर जब अफ्लिक्ट हुआ, तो अकेला अफ्लिक्ट नहीं हुआ। जहाँ बैठा वो हाउस अफ्लिक्शन में आया, खुद अफ्लिक्ट हुआ, उस हाउस को अफ्लिक्शन में डाला, और क्योंकि उस हाउस का डिस्पोज़िटर कहीं तो बैठेगा, उस राशि का डिस्पोज़िटर कहीं तो बैठेगा और इसकी एनर्जी लेके जाएगा मून की। तो उस डिस्पोज़िटर को भी प्रॉब्लम में आई। फिर कंजंक्शन में जिनके साथ होगा, उनको भी इश्यू देगा। अब इसको आप नॉर्मल लाइफ में कैसे समझेंगे कि अगर आपकी मनोस्थिति, आपका सोचना, विचारना, भावनाएँ अच्छी नहीं है, आप सॉरो है में हैं, दुःख में हैं, बहुत आपको दुःख है, आप फ़र्म डिसीज़न नहीं ले पा रहे, आप एक बात पे टिके नहीं रहते, तो फिर सब कुछ अफ़ेक्ट होगा। आपका करियर, आपकी रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, सब कुछ। शायद आपको कोई ऐसी मेंटल इश्यूज़ में कोई बीमारी हो जाए, आप डिप्रेशन में रहने लगे, आपको एंग्ज़ायटी हो जाए। सिर्फ़ फ़िज़िकल फ़ॉर्म में बीमारी हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अकेला मून, वो खुशी, 4th, अगर आप ऐसे भी समझें, तो 4th हाउस में जो खुशी आई, वो आ नहीं रही है। तो कहीं तो अफ़्लिक्शन आ रहा है फिर पूरे चार्ट में। ऐसे ही अगर आप मून को समझें कि वो अफ़्लिक्ट हुआ, तो वो सारे एरियाज़ को अफ़ेक्ट किया, जिनका वो खुद से कारक है, जहाँ बैठा, जहाँ डिस्पोज़िटर बैठा। इसलिए इम्पोर्टेंट है चंद्रमा। चंद्रमा का कंजंक्शन किसी के भी साथ आप समझिए, वो बहुत ज़रूरी है। और उतना ही ज़रूरी है इस बात को समझना कि वो कौन-सी एनर्जी लेके आया आपके चार्ट में। अब किसी के घर लियो वालों के लिए 12th हाउस का लॉर्ड बनता है चंद्रमा। एक्सपेंसेस का कारक हुआ, वैसे ही वो खर्चे हैं, इनफ्लो और फ्लो ऑफ मनी, जो बहता हुआ पैसा है जिसको आप खर्च कर रहे हैं, वो ऐसे ही चंद्रमा है। और वो जहाँ बैठा, फिर वो वैसे ही उन चीज़ों पे खर्च कराएगा, रेगुलर खर्च कराएगा। खुशी से नहीं करेंगे तो फिर आप 6th हाउस का, 8th हाउस का कुछ इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो फिर आपको बीमारियों की वज़ह से करना पड़ जाएगा, प्रॉब्लम्स की वज़ह से करना पड़ जाएगा। ये। अब केतु, केतु को कहते हैं कट, लेकिन कट नहीं। जैसे आप सिज़र की बात करते हैं, तो सिज़र में की जो 2 पार्ट्स हैं, वो यहाँ कट है, लेकिन यहाँ जॉइंट है। तो इवेंचुअली केतु करता क्या है? देखिए, कट भी बोलते हैं, सेपरेशन बोल देते हैं, डिटैचमेंट बोल देते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि जो आईना दिखा दे, जो आपको रियलिटी बता दे, जो आपके वो इल्यूज़न को तोड़ दे, वो है केतु। हमारा कोई भी रिलेशनशिप, हमारा कोई भी हेल्थ, प्रोफ़ेशन एक होप पे चल रहा होता है। कभी-कभी वो होप सच होती है, कभी-कभी हमने एक इल्यूज़न बनाया होता है मन में, और एक डिटैचमेंट रखी होती है, बहुत ज़्यादा डिटैच होते हैं हम उस चीज़ से। वो इमोशन, मून, अटैचमेंट, जो आपकी फीलिंग्स है, जो होप है, जो आपने एक रोज़ी पिक्चर बनाई हुई है माइंड में, वो खुशी जिसकी आपको चाह है, अल्टीमेट हैप्पीनेस, वो सुख जो आप भोगना चाहते हैं, चंद्रमा। मून, केतु, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट कैसा? जो बता रहा है कि तुम शायद इस इंसान के लिए अपनी मैरिड लाइफ में, अपने हो सकता है फैमिली में या अपनी जॉब में, कि तुम तो बहुत अच्छा सोचते हो इसके लिए, लेकिन ये सच है इसका। वो मिरर दिखा रहा है। तो जैसे ही आपको सच पता चलेगा, पहले तो आपको समय लगता है उसको एक्सेप्ट करने में, लेकिन जब एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो फिर डिटैचमेंट आ जाती है। अब जितना स्ट्रॉन्ग केतु होगा, उतनी जल्दी वो मिरर दिखा के एक्सेप्टेंस आएगी और डिटैचमेंट आएगा। डिटैचमेंट बुरा नहीं है, अगर आप उसको अ, खराब तरीके से लेते हैं। जैसे मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो डिटैच हो गया हूँ, मेरा तो केतु बहुत प्रोमिनेंट है, तो वो क्या करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लगते हैं। तो ज़िम्मेदारियों से भागना डिटैचमेंट नहीं है, उसको रनिंग कहते हैं, भाग जाना, अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़ देना। वो सही तरीका नहीं है।
सही तरीका ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि मेरी ज़िम्मेदारी है, एज़ अ फ़ादर हो सकती है, एज़ अ मदर हो सकती है, ऑफ़िस में आपको कोई काम दिया गया है, वो हो सकती है, मैरिज में हो सकती है कि ये मेरी ड्यूटी है। इसको मुझे ड्यूटी के जैसे करना है, इसमें अपने इमोशंस इन्वॉल्व नहीं करने, मूड को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना। वो है डिटैचमेंट। और अटैच कहाँ से होना है? अगर यहाँ से डिटैच हो रहे हैं, अपने काम से, नॉर्मल सोशल लाइफ़ से डिटैच हो रहे हैं, तो कहीं तो अटैचमेंट है। तो वो अटैचमेंट है फिर आपका हायर ट्रुथ की तरफ। आपको हायर ट्रुथ मतलब इंटरनल अवेकनिंग आपकी होनी चाहिए। इसलिए आप देखेंगे तो 12th के और 8th के कालपुरुष चार्ट में 8th का कोलॉर्ड मानते हैं केतु को और 12th का कारक मानते हैं। मतलब लाल किताब के हिसाब से भी मैं बता रही हूँ। वो 2 हाउसेस जो आपको या तो सरफेस पे नहीं है दोनों हाउस। दोनों हाउस की जो चीज़ें हैं वो या तो सरफेस के नीचे हैं, 8th हाउस की छिपी हुई है माइनिंग में, मतलब जो ऐसी चीज़ जो दिख नहीं रही है वो 8th हाउस में आया। वहाँ का भी आपको को-लॉर्डशिप दी गई केतु को कारक में। और फिर जब 12th में आप गए, उसका कारक बनाया गया केतु को, वो भी ऐसा रेल्म है जो इस सरफेस की दुनिया के ऊपर का है। दोनों ही रेल्म 12th और 8th यहाँ से नहीं आते हैं। आप कितना डीप इस बात को बताया गया कि केतु ऐसी चीज़ों को बता रहा है जो आप देख नहीं पा रहे। और इल्यूज़न भी वही, मतलब डिटैचमेंट भी वही बात है, जब आपका इल्यूज़न टूटता है किसी के भी प्रति, तो आपको वो बातें पता चलती हैं जो आप पहले देख नहीं पा रहे थे अपने इमोशंस की वजह से। या तो आपको किसी का सच पता चलता है या आपको पता चलता है कि अच्छा जो इस जॉब में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं है, पॉलिटिक्स थी यहाँ पे, मुझे वो रिवॉर्ड नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। दोनों ही बातें। या जैसे स्पिरिचुअलिटी का कारक बताया, क्यों बताया स्पिरिचुअलिटी का कारक? अब आप देखिए 2 रेल्म ऐसे कंट्रोल कर रहा है वो, 2 ऐसे रेल्म से उसका कनेक्शन है, जो दिखाई नहीं दे रहे सरफेस पे, जो साधना से आएँगे, जो आपका हायर कनेक्शन बनने से आएँगे, 8th और 12th। अब ऐसी जगह पे अगर मून आ गया है, अगर 12th में 12th के केतु के साथ मून आया, तो वो आपका सबकॉन्शियस इतना एक्टिव कर दिया उसने, इतना हाइपर सेंसिटिव कर दिया, फुल ऑफ एनर्जी। अब आप जो सोचते हैं मैनिफेस्टेशन में आप बहुत अच्छे हैं, आपको इंट्यूशन आती है बहुत स्ट्रॉन्ग। इसलिए 12th हाउस में जब मून बैठता है तो बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी इंट्यूशन वाला है, क्योंकि कारक तत्व है, सॉरी कारक है केतु वहाँ का, तो इनडायरेक्टली वो हायर रेल्म से मून का कनेक्शन बना रहा है। ऐसे ही जब 8th हाउस की बात आई तो वहाँ वहाँ भी साधनाएँ हैं। वहाँ भी आपको अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा। दोनों ही हाउस हमारी इस दुनिया से बाहर आते हैं, जब आप इस दुनिया से निकलते हैं। 8th हाउस में जब प्रॉब्लम आती है, तो वो भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, लॉन्ग सफ़रिंग आती है 8th हाउस से। और इंसान जब सफ़रिंग में जाता है तो उसको पता चलता है कि ये दुनिया में मुझे हेल्प नहीं मिल रही, मुझे कोई हायर हेल्प लेनी पड़ेगी। तब वो गुरु ढूँढता है, तब वो साधना में जाता है, तब वो अनऑर्थोडॉक्स चीज़ों को अपनाता है, क्योंकि साइकिल है। अब ये मून केतु कंजंक्शन ऐसा है, ऐसा समझिए कि ट्रेंच है समुद्र में और आप उसमें फेंक दिए गए हैं। अब आपको यहाँ 2 चीज़ें करनी है उस ट्रेंच में रह के। एक तो आपको, और आप समझिए आपको स्विमिंग भी नहीं आती या आप उतने एक्सपर्ट नहीं हैं। पहला, आप ट्रेंच में रह के जो उसका एनवायरनमेंट है, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे, उनके साथ आपको अलाइन होना पड़ेगा। आप लड़ाई नहीं कर सकते। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। तो आप वो जो एनवायरनमेंट है उसके साथ लड़ाई करके आप बाहर नहीं आ पाएँगे। वो एनवायरनमेंट सपोर्ट करेगा या एटलीस्ट आप उसके साथ हार्मनी में आ जाएँगे, पीस में आ जाएँगे। आपको उसकी एक्ज़िस्टेंस से फ़र्क नहीं, उसकी एक्ज़िस्टेंस आपको बॉदर नहीं करती। देखिए हार्मनी क्या चीज़ है, मेरे विचार कुछ और हो सकते हैं, आपके विचार कुछ और हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कोएग्ज़िस्ट करें साथ-साथ तो वो हार्मनी है। मैं ना, मेरी कोशिश है आपको बदलने की, ना आपकी मेरी। तो ऐसे ही जब आप उस ट्रेंच में हैं, तो आप हार्मनी में आ गए उस एनवायरनमेंट के साथ कि ठीक है, ये मेरी सिचुएशन के साथ अलाइन नहीं करते, लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। और दूसरा, आपको तैरना सीखना पड़ेगा, आपको वो डाइव करके बाहर आना है। ये मून केतु है। अब ये देता क्या है ये कंजंक्शन? जिनके भी चार्ट में ये होगा, एक तो इतना डिस्टर्बेंस देगा, आपके एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस होगा। हो सकता है टफ़ चाइल्डहुड हो सकता है जो इमोशनल सपोर्ट आप देख रहे थे वो कभी मिला ही नहीं। हो सकता है आपकी इमेज को, आपकी फैमिली इमेज को इतना बॉदर किया गया है, इतनी चीज़ों को तोड़ा गया है कि आप अब इन कुछ दिमाग में आपके कुछ-कुछ न्यूरॉन्स ऐसे फायर हो गए हैं कि आप सोचते ही आउट ऑफ बॉक्स हैं।
अब आपको वो सिचुएशन की फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है। लोग कहते हैं कि मून केतु वाला बहुत ज़्यादा सोचता है और बहुत डिप्रेशन में चला जाता है और बहुत ही एम्पैथेटिक होता है दूसरों के लिए। उसको बहुत इमोशंस फ़ील होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर की सर्कमस्टेंस ने उसको इतना ब्रेक कर दिया है कि अब वो इमोशंस को फ़ील नहीं कर पा रहा उस लेवल पे। देखिए, जैसे मैंने बताया कि ट्रेंच में जाके वापस आना है। ये वो अपने काम में भी कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है ये पता करने का कि ये जो कंजंक्शन है, ये उनके लिए फ़ेवर में काम कर रहा है कि अगेंस्ट में। और ये लाइफ़ में फ़ेज़ आएगी कि एक बार वो अगेंस्ट कर रहा होगा, एक बार वो उनके फ़ेवर में करने लगेगा। सारे ही कंजंक्शन और सारी ही युक्तियाँ, योग सब कुछ आपकी दशा महादशा के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट देती हैं। कुछ भी चार्ट में अच्छा या बुरा नहीं है, क्या समय आएगा, वो जो समय की बात हम करते हैं कि इसका अच्छा टाइम चल रहा है, इसका अच्छा समय है, वो आपकी दशा है, वो दशा बताएगी। तो अगर व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता उसे, वो करता है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है उसकी और वो अपने काम में एक्सट्रीमली अच्छा है। मैं स्पेशली काम की बात कर रही हूँ क्योंकि पर्सनल लाइफ़ को ये अफ़ेक्ट करेगा। लेकिन वो अपने काम में बहुत अच्छा है। एक्सटर्नल फैक्टर अफ़ेक्ट नहीं करते और अगर ऐसा इंसान अगर डूब के काम करे, तो वो करता रहता है, फिर उसको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता। मतलब आप उसको प्रोजेक्ट दे दो और वो इतने गहराई में जाके काम करेंगे उसका कि माइंड ब्लोइंग, बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट्स आएँगे आपको बाहर। तो समझिए ये अब उसके साथ अलाइन हो गया है वो व्यक्ति उस कंजंक्शन के साथ। फ़ेवर का नहीं मैं कह सकती पूरी तरह क्योंकि बाकी चीज़ें भी देखनी होंगी, लेकिन अलाइन हो गया वो। अब वो उससे लड़ नहीं रहा उस कंजंक्शन से। लेकिन जब तक ऐसे व्यक्ति को एक्सटर्नल फैक्टर्स अफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो शैलो लाइफ़ जी रहा है। जब तक वो ट्रेंच में नहीं गया, सिर्फ़ समुद्र की सरफ़ेस पे जी रहा है, कभी उसने गहराई नहीं देखी, ना इमोशंस की देखी, ना टफ़ चाइल्डहुड देखा, ना ही वर्क प्लेस पे आउट ऑफ वर्क थिंकिंग नहीं आई उसकी। जैसे कुछ लोग बहुत आपको लगता है कि दुनिया जहान से लड़ के काम करते हैं। उनको करना है तो करना है, जो ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं। क्योंकि मून केतु कंजंक्शन आपको फाइटर भी बनाता है। ज़िद देगा ये आपको, एडमेंट बनाएगा। इतना देख चुके हैं कि अब सोचते हैं कि अब तो मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझिए अभी तक वो व्यक्ति उसके फ़ेवर में नहीं आया है। अभी तक उसका अलाइनमेंट उस कंजंक्शन के साथ नहीं हुआ है। और जब तक वो नहीं अलाइन में आया कि मून केतु कंजंक्शन के तब तक वो सफ़र कर रहा है अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी। अब करना क्या है? अगर ये कंजंक्शन आपके चार्ट में है और आपको D1 में दिखाई दे रहा है, आपको D9 में भी दिख रहा है कि किसी तरीके से मून केतु किसी रिलेशन में आ रहे हैं और D10 में भी दिख रहा है। तब आप ये समझिए कि अपने लाइफ़ का एक रूल बना लीजिए कि जब तक आप बाहर के एनवायरनमेंट से अफ़ेक्ट हो रहे हैं, जब तक बाहर दूसरे लोग आपकी डिसीज़न मेकिंग को अफ़ेक्ट करते हैं, जब तक दूसरे आपका फ़ैसला लेते हैं, या तो डायरेक्टली बोलते हैं आपको या इनडायरेक्ट या उनको खुश करने के लिए, कभी-कभी हम अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए कुछ करते हैं या अपने ऑफ़िस में अपनी एक इमेज मेंटेन करने के लिए कुछ करते हैं। तो एनवायरनमेंट को इम्प्रेस करने के लिए जब तक आप अपने फ़ैसले ले रहे हैं, तब तक आप सफ़र कर रहे हैं। जैसा भी डिसीज़न हो, आपकी खुद की कॉन्शियस से आना चाहिए और कॉन्शियस कब अवेकन होगी, इसीलिए फिर ये कंजंक्शन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं और स्पिरिचुअलिटी का मतलब मैं बहुत स्पिरिचुअलिटी मेरे हिसाब से आती है आपकी सेवा में। जब आप निस्वार्थ होके समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, अपनी फैमिली के लिए या अवेकन होके कुछ सेवा करते हैं, तो वो आपकी स्पिरिचुअलिटी में ही काउंट होगा क्योंकि जो इंसान दूसरे की ज़रूरत नहीं समझ पा रहा है, एम्पैथी नहीं है ना? वो स्पिरिचुअल भी नहीं हो सकता। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ़ आप आँखें बंद करके और ध्यान लगा के सब अलाइन हो जाएगा, तो वो एक तरीका है, लोग करते हैं उसे भी। लेकिन अगर आपके पास वो समय नहीं है तो आप सेवा करें फिर, चाहे आप मंदिर में कर सकते हैं, चाहे आप गुरु की कर सकते हैं, चाहे सेवा हमेशा उन लोगों के प्रति ज़्यादा फलदायी होती है, जो कोई और नहीं जिनके सपोर्ट में है। भगवान क्या करते हैं कि कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते हैं, या तो कोई ना कोई इंसान के रूप में उनके सपोर्ट में होता है या वो स्वयं उसके सपोर्ट में होते हैं। तो ऐसे लोग जिनके सपोर्ट में फ़िज़िकल रूप में कोई नहीं है, आप उनकी सेवा करें, वो भी स्पिरिचुअलिटी में है। वो भी
आपको अवेकन करेगा, कॉन्शियस लेवल पे अवेकन करेगा। और एक बार तो ट्रेंच में जाके डूबिए और वहाँ से तैर के बाहर निकलिए और सीखिए। और ट्रेंच में जाके डूबने से मेरा मतलब लिटरल नहीं है, मेरा कहने का मतलब है अपनी कॉन्शियसनेस में, अपनी अंतरात्मा में जाइए, अ अध्ययन कीजिए उसका और फिर अपने जीवन को जिए। आपका जीवन इंटरनल से आउटवर्ड होना चाहिए। तब देखिए, दूसरे कंजंक्शन वाले अगर नहीं भी करते हैं, वैसे तो ये सबको करना चाहिए, लेकिन अगर जिनके चार्ट में ये कंजंक्शन नहीं है, वो नहीं कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपके चार्ट में है, तो आपको मजबूरन करना पड़ेगा, या तो आप खुशी से करें, या फिर सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको ये अपनाना पड़ेगा, ये बात करनी पड़ेगी। तो अच्छा है कि आप खुशी से कर लें फिर। इसे करें, जब आप एक बार अपनी कॉन्शियसनेस से चीज़ें करने सीख जाएँगे, तब आपको ये अलाइन हो जाएगा, ये कंजंक्शन आपके लिए। फिर ये युक्ति आपके लिए कंजंक्शन फलदायी हो जाएगी। फिर आपको वो रिज़ल्ट मिलेंगे आपके काम में जो आप देखना चाहते हैं।